अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो सादा अल्फाज में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे आजकल काफ़ी लोग करियर पाथ को चूज़ करना चाहते हैं, जिसका नाम है डेटा साइंस। अब हमें इसके बारे में बातें करनी है कि आखिर डेटा साइंस है क्या, पहली बात तो ये है। और इसका करियर पाथ क्या होगा, कैसे इसको आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो डाटा इट्सेल्फ है, डाटा ये क्या है, ये इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, हम आज इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है ना, बहुत ही दो स्पेशल गेस्ट हैं। जिनमें से एक हैं हमारे डाटा साइंटिस्ट ऑफ इपड़ी, जिनका नाम है हसन अहमद। और एक है हमारे साथ शियाज अहमद चौधरी, जो कि हैं रिसर्च एसोसिएट इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो पहला तो बताइए, आप लोग के क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा अच्छा, मुझे ना ज़रा आप लोगों से एक बात ही पूछनी थी। पहले तो मेरा सवाल आपसे है हसन, कि डाटा साइंस है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम्म। देखिए, डाटा साइंस का मतलब है कि आप डाटा को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम्म। और फिर उस इंफॉर्मेशन को लेके आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली डाटा साइंस है। अच्छा हसन, तो मुझे ये बताइए कि डाटा साइंस जो है ना, अब मतलब कि क्योंकि अब एक आम बंदा है ना, जो है ना, उसको नहीं पता कि ये डाटा साइंस असल में क्या है और इसके अंदर कितनी फील्ड्स हैं। जैसे जैसे एक में होता है डाटा एनालिसिस है, डाटा इंजीनियरिंग है, डाटा माइनिंग है। तो क्या ये डाटा साइंस का पार्ट है या ये कोई अलग ही फील्ड्स हैं इसके बारे, इससे अलग? अच्छा, ये जो आपने जितनी भी फील्ड्स का नाम लिया ना, डाटा साइंस हो गया, डाटा हम्म। इंजीनियरिंग हो गई, हम्म। डाटा एनालिटिक्स हो गई, हम्म। ये सारी फील्ड्स इंटरलिंक्ड हैं, ओके। इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। इंटरलिंक्ड है। पर सही। कुछ पोर्शन इनका ऐसा है जो स्पेसिफिक टू डोमेन है हम्म। कि यार डाटा साइंस में आपका डाटा कहाँ से आ रहा है और स्टोर किधर हो रहा है और उसको आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो वह एक ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हम्म। जो चीज़ होती है, डाटा साइंटिस्ट जो है उस हम्म। चीज़ को देख रहा होता है अच्छा। बेसिकली। ठीक है। तो डाटा साइंस वो असल में जैसे एक एक हेड है, और उसके अंदर आते हैं ये डाटा इंजीनियरिंग और डाटा एनालिसिस और डाटा माइनिंग, कुछ ऐसा कुछ है? अच्छा, आप की कह सकते हैं कि ये जो जितनी भी फील्ड हैं, डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियरिंग, इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डाटा साइंस। ठीक है, ओके। जैसे मैंने कहा कि ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। हम्म। एक एक लेके चलते हैं। अगर हम्म। आप डाटा एनालिस्ट कहते हैं हम्म। तो डाटा एनालिस्ट का काम ये होता है कि उसके पास डाटा होता है। हम्म। ठीक है, वो एक एनालिसिस अपना पेश करता है। हम्म। डाटा में से जो भी इंफॉर्मेशन है, हम्म। नॉलेज है, वो एक्सट्रैक्ट करता है और फिर आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं मैनेजमेंट के सामने रिपोर्ट्स बनाता है, डैशबोर्ड्स हम्म। बनाता है। डाटा एनालिस्ट का काम इतना होता है, ठीक है। एनालिसिस करना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डाटा इंजीनियर। हम्म। डाटा इंजीनियर वो लोग होते हैं जिनकी बेस पे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गए, एआई इंजीनियर हो गए, ये लोग काम करते हैं। हम्म। डेटा इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपने डाटा के बिल्कुल स्टार्ट से लेके कि किन सोर्सेज से आपका डाटा आ रहा है। वो सोर्सेज क्लाउड सोर्सेज हो सकती हैं, वो डेटाबेस हो सकता है, वो ऑन प्रेमिस सिस्टम्स हो सकते हैं। अब डाटा का सोर्स से लेके डाटा के टारगेट तक जो उसके प्रोसेस होगा, हिस्ट्री होगी, उस सबको मेंटेन करना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना और फिर एट द एंड उसको एक फ़ाइनल स्टेज पे लेके आना जहाँ पे डाटा एनालिस्ट उसको यूज़ कर रहे होंगे रिपोर्टिंग के लिए, मशीन लर्निंग उस डाटा को यूज़ कर रहा होगा अपने मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए, ओके। डाटा साइंटिस्ट फर्दर उसको यूज़ कर रहे होंगे, सिमिलर कोई एआई का टास्क हो गया, मशीन लर्निंग का टास्क हो गया। ओके। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन है। सॉरी, जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं अभी डेटा और डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट की, हमारी इकोनॉमिक्स में भी एक टर्म यूज़ की जाती है बाज़ दफ़ा, जो उनके एक्सपर्ट हैं वो उस पर काम भी करते हैं, जिसको हम बिग डेटा कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ बिग डेटा? और जो बिग डेटा है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है एंड व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दैट डेटा सेट? देखिए, बिग डाटा का कॉन्सेप्ट मार्केट में तब आया जब हमारे पास एक सर्टेन पॉइंट के बाद डाटा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग गया। उसके बाद ये हुआ कि जो हमारे कन्वेंशनल टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं वो केपेबल नहीं थे कि वो इतने ज़्यादा डाटा को हैंडल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों ने यूज़ किया है, उसमें एक सर्टेन लिमिटेशन है कि जी
1 मिलियन रोज़ के बाद आप उसमें डाटा नहीं ला सकते। व्हाट इफ़ यू हैव बिलियंस ऑफ रोज़, ठीक है, और एक टेबल नहीं मल्टीपल टेबल्स है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रोज़ हैं, कैसे हैंडल करेंगे? कन्वेंशनल टूल्स से हैंडल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर एक ज़रूरत पेश आई कि यार अब हमें ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाने हैं जो इस डाटा को हैंडल कर सके। उसके लिए फिर कुछ 4 V's डिवाइस किए जो रिसर्चर्स या इस फील्ड की पीक पे थे। वो 4 V's उन्होंने डिफ़ाइन किए कि एक वॉल्यूम, 4 V's कहते हैं उसको। फर्स्ट नंबर 1 इज़ वॉल्यूम, के डाटा का वॉल्यूम जो है ओवर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप सोशल मीडिया की एग्जांपल ले लें, उसमें आप देख रहे हैं कि यार हर मिनट हर सेकंड जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर सेकंड उसमें आ जाता है, सेकंड वी इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कि डाटा तो जनरेट हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। फिर थर्ड भी आ जाता है वेलोसिटी, ओके। ठीक है। वेलोसिटी का मतलब ये है कि डाटा की आप वॉल्यूम से ज़्यादा हो रहा है, स्पीड भी हो रही है, पर उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है, ठीक है। ठीक है। इसका ये मतलब हो गया। फिर हमारे पास फोर्थ भी आ जाता है वैरायटी, कि डाटा तो आ रहा है लेकिन उसकी वैरायटी बहुत सारी है। डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स हैं उसमें। आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, आप ईमेल्स कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड आपका डाटा बहुत सारा है। फिर आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा आ गया जिसमें आपकी एक्सेल फाइल्स आ जाती हैं, CSV फाइल्स आ जाती हैं। सही। तो फिर ये डिवाइस हुआ कि जब ये 4 आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जब ये 4 V's उसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक बिग डाटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब आप कन्वेंशनल टूल्स यूज़ नहीं करेंगे, अब आपको ऐसे फ्रेमवर्क्स चाहिए होंगे जो बिग डाटा को हैंडल कर सकें। ओके, इसी से लिंक मेरा एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने बात की अभी कि ये बिग डेटा बहुत बड़ा होता है, उसको हैंडल करना जो है वो इजी नहीं होता है, इसके अंदर बिलियंस ऑफ डेटा सेट भी आ सकते हैं। जिस तरह आजकल हम लोग बड़े ही मॉडर्नाइज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं इस डेटा को हैंडल करने के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये कितना डिफ़िकल्ट है या इसमें कितने हर्डल्स होते हैं इस डेटा को हैंडल करने के लिए? क्योंकि जब हम लोग इसमें इस डेटा की बात करते हैं या हम लोग किसी भी बिग डेटा की बात करते हैं, उसमें हमें डेटा की क्लीनिंग करनी पड़ती है, उसकी माइनिंग करनी पड़ती है, वो सारा काम जो है कि इकोनॉमिक एनालिसिस की वजह से हम लोग करते हैं उसमें होता है। तो क्या ये बिग डेटा भी उसी तरह ही हम लोग ट्रीट करते हैं या इसमें कोई और प्रोसीजर है, किस तरह से इसको हम डील कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों ने ये एक बार आपके लिए फ्रेमवर्क्स बना दिए, ठीक है, अब एक स्टेज उन्होंने सेट कर दिया, अब आपने उन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके अपना काम करना है। बाकी बिग डाटा के हर डाटा जो आपका होगा, हर डोमेन का होगा या किसी भी इंडस्ट्री का होगा, उसके चैलेंजेस अलग होंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से चैलेंजेस होंगे। आपने कहा कि हमें पहले डाटा को क्लीन करना पड़ता है, डाटा माइनिंग करनी पड़ती है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। हर स्टेप पे यू विल फेस सम चैलेंजेस, ठीक है। सबसे बड़ा जो ऑब्वियसली यही है कि यार इतने बड़े डाटा को हैंडल कैसे किया जाए, कौन सी ऑप्टिमाइज़ तरीका है, क्योंकि जब इतना बड़ा डाटा आता है तो एट द एंड आपके पास सबसे बड़ी जो चीज़ रह जाती है वो रहती है ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने सिर्फ प्रोसेस नहीं करना, आपने एक ऑप्टिमाइज वे में प्रोसेस करना है, ठीक है। हो सकता है आप एक चीज़ प्रोसेसिंग स्टार्ट करें एक चीज़ की और वो 5 से 6 घंटे ले लें, उसी चीज़ को आप ऑप्टिमाइज़ कर दें, हो सकता है आपका काम वो 1 घंटे में कर दें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डेवलपर्स के लिए कि यार ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ठीक है। और क्योंकि कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है जब आप बिग डाटा प्रॉब्लम कर रहे होते हैं या आप ऐसे फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे होते हैं या क्लाउड टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ऑप्टिमाइजेशन की एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आपने कॉस्ट कंट्रोल करना है। ओके। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं ज़्यादातर ये होते हैं। ओके। अच्छा, आसान इसमें ना मेरा एक और सवाल अभी ये है कि जैसे बहुत से लोग ना बहुत से लोगों को शायद ये भी सवाल हो कि डाटा इटसेल्फ क्या होता है, मतलब कि डाटा सिर्फ इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट ही डाटा है, इमेजेस भी डाटा है, ऑडियोज़ भी डाटा है, क्या मतलब कि डाटा इटसेल्फ क्या है? देखिए, डाटा आप उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ डाटा, ठीक है। बाकी आपने जो बात की इमेजेस, वीडियोस, ये बिल्कुल डाटा की टाइप्स होती हैं कुछ जिसमें ये आता है।
मेनली 3 टाइप्स होती हैं। एक आप कह लें स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डाटा की अगर आप बात करते हैं तो आप जो आपकी एक्सेल फाइल्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा का मतलब है एक स्ट्रक्चर में हो, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कहते हैं तो आपकी जो भी टेक्स्ट होता है, ईमेल्स, ट्वीट्स, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं आपकी इमेजेस, वीडियोस। ठीक है। ठीक है। फिर आ जाती हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड आपने देखी होंगी फाइल्स, एक्सएमएल फाइल्स होंगी, जेसॉन फाइल्स आ गई। ठीक है, ये इट्स नॉट आई कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड नॉर अनस्ट्रक्चर्ड, तो इसलिए इनको कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड फाइल्स। ये फाइल्स होती हैं जिसमें ज़्यादातर आपकी किसी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, सेटिंग सेव करनी है, तो उसकी एक फ़ाइल होती है, उसमें सेव हो जाती है। ओके। अच्छा आसान, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि जो भी कोई यंग, जो भी आपके इस वक्त स्टूडेंट्स हैं जो ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट, अब वो ये कैसे चूज़ करेंगे कि आया डाटा साइंस उनके लिए फील्ड है कि नहीं है? मतलब क्या है इसका बैकग्राउंड के लिए, क्या आपको कंप्यूटर साइंस ही होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई ऐसा शख्स जो कंप्यूटर साइंस से ना हो, क्या वो भी इसके अंदर एंटर हो सकता है? देखें, अब इस टाइम पे ये चीज़ इतनी आसान हो गई है टेक्नोलॉजी को सीखना, क्योंकि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास कि ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है और आप डाटा साइंस फील्ड में आना चाहते हैं या डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो पॉसिबल है। ओके। आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। इंडस्ट्री में जो कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं वो इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि यार उनके जो ऑडियंस है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके, वो इस बेसिक लेवल से शुरू करवाते हैं आपको कि अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं भी है, बेसिक नो हाउ है आपको, तो आप इस फील्ड को ओके। आगे लेके चल सकते हैं। तो मतलब अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक नो-हाउ है कि तो आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक तो चीज़ हो गई टेक्निकल, एक होती है चीज़ डोमेन नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नया लड़का ग्रेजुएट हुआ है अभी, ठीक है, उसके और वो कंप्यूटर साइंस में है, उसके पास टेक्निकल स्किल्स अच्छे खासे हैं, ठीक है, पर होता क्या है कि ये जिस तरह की ये फील्ड है डाटा साइंस हो गया, इसमें आपको एक्सपीरियंस काफ़ी चाहिए होता है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें डोमेन नॉलेज का होता है। डोमेन नॉलेज क्या होगा? डोमेन नॉलेज का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें इकोनॉमी की फील्ड में काम कर रहे हैं, या आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ डाटा साइंटिस्ट इन दीज फील्ड्स, ठीक है, तो आपको उसकी डोमेन का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके। ठीक है। अच्छा, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा उसमें कि जिस तरह मेरी इकोनॉमी की फील्ड है, आई एम एन इकोनॉमिस्ट। जब हम लोग डेटा यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको करते हैं एस्टिमेट करने के पर्पज़ के लिए, या हम लोग उसको यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन के पर्पज़ के लिए, फॉर कॉस्टिंग के पर्पज़ के लिए, या दो वेरिएबल्स का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का लिंक बनाने के लिए। तो वो जिस तरह अभी ये हसान बात कर रहे थे कि आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, डेफिनेटली जब भी आप हमारी फील्ड में जब डेटा यूज़ करते हैं तो आप उस डेटा को किस तरह से यूज़ करोगे, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होने चाहिए, उसके लिए कौन सी आपको वो करना है, मेथड्स लगाने हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए करने के लिए। जिस तरह वो आसान बात कर रहे थे कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जितना उस बैकग्राउंड उसमें हो तो आपको कितना नॉलेज है उस चीज़ का, और आप उसको किस तरह से करना चाह रहे हो। एंड आई थिंक इन टुडेज़ वर्ल्ड इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जिसमें आप जो है वो सीख सकते हो। फिर आपके पास फ्री कोर्सेज हैं, हार्वर्ड करवा रही है, इवन यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ये सारे फ्री कोर्सेज करवा रही हैं। कोर्सिया हमारी एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, उस पर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आते हैं उसमें। आई थिंक लर्निंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में रिक्रूटर्स बैठे हैं उनको भी ये बात पता है कि यार टेक्निकल नॉलेज आप 5-6 महीने में, 3-4 महीने में सीख लेते हो, पर डोमेन नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि वो आप कम टाइम में नहीं सीख सकते। यू हैव टू पुट ईयर्स इनटू इट। ठीक है, ये आपका अच्छा, इस डोमेन नॉलेज को जब हम लोग लेते हैं, आप लोग डोमेन नॉलेज की बात कर रहे हो, तो मेरे एक वैसे एक जहन में क्वेश्चन आ रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, हम उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में भी ये डेटा को और ये सारों को यूज़ करके उसकी प्रोडक्शन की जाती है, प्रॉफिट, रेवेन्यू, लॉसेस वगैरह सब की जाता है।
हाउ इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट होता है डेटा साइंटिस्ट, नॉट एक्चुअली द डेटा, डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली पर्सन काम करने वाला है उस फील्ड में, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है उस फर्म के लिए, उस कंपनी के लिए, आइदर इट्स नेशनल और ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी काम कर रही हैं, उसमें कितनी इंपॉर्टेंस है आप लोगों की। जिस तरह अगर बिज़नेस फील्ड में बात की जाए तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन के लिए तो वही बंदा ठीक होगा जो उसको अच्छे फिगर्स निकाल कर देगा और जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, बिजनेस Exactly. उसमें एक्सपर्ट होगा। बट आई थिंक योर फील्ड इज़ प्रीटी मच डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस वन, बट स्टिल नाउ आजकल हम बात कर रहे हैं कि डेटा साइंटिस्ट जो है वो चाहिए होते हैं बिजनेस फर्म्स के लिए या बिजनेस कंसल्टेंसीज के लिए या बिजनेस कंपनीज के लिए, या जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं। सो आप लोग कितना इंपॉर्टेंस है, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो? डेटा साइंटिस्ट देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी कोलैबोरेटिव विद बिजनेस पीपल। ठीक है, क्योंकि जो फाइंडिंग्स या जो मॉडल डिप्लॉय करके, मॉडल ट्रेन करके डेटा साइंटिस्ट आपको देंगे, उसकी बेस पे आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिसीजंस ले रहे हैं। ओके। ठीक है, आप डिसीजंस ले रहे हैं, आप फोरकास्ट कर रहे हैं, तो आपका उस एस्पेक्ट में सारी फाइंडिंग्स जो है आपकी रिवॉल्व कर रही होती हैं कि जो आपके डेटा साइंस की प्रेजेंटेशन है उस पे। नहीं, ठीक लेकिन है, उसमें अगर आप देखा जाए तो वो तो एक इकोनॉमिस्ट भी और एक बिजनेसमैन भी, इवन एक बैंकर भी, अगर मैं उसको कहूँ कि फॉरकास्ट करने का, या उसको मैं कहूँ कि आप जो है वो डेटा के साथ प्ले करो और उसको जो है वो एक प्रोजेक्शन दो या फॉरकास्टिंग दो या कोई भी प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट्स है, मेरा नहीं ख्याल वो बैंकर से अच्छी स्टेट कोई क्रेडिट डेबिट की स्टेटमेंट्स निकाल सकता है। ठीक एग्जैक्टली। है। या मैं अगर उस सेंस में डेटा को लूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इकोनॉमिस्ट से अच्छा कोई आपको बता सकता है कि फॉरकास्टिंग में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा। कि क्या आपको इसमें यही लगता कि डेटा साइंटिस्ट के होने की वजह से जो है कि वही फोरकास्ट जो इकोनॉमिस्ट या फिर एक बिजनेस पर्सन जिसको शायद थोड़ी सी स्ट्रगल होती हो, बट एक डेटा साइंटिस्ट होने की वजह से वो उसके लिए काम आसान हो जाता है? हाँ, लेकिन जब हम उस फील्ड में जाते हैं तो डेफिनेटली वी डू हैव दीज टाइप ऑफ कोर्सेज, जिस तरह हमारा आ रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी, हम उसमें पढ़ते हैं कि हम डेटा कैसे रन करेंगे और किस तरह रन करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होंगे उसमें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज अभी तक के लिए मैं सिर्फ डेटा साइंटिस्ट को समझता था कि डेटा साइंटिस्ट वो बंदा होता है जो सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करना जानता है, उसने ओके। कोडिंग करनी है, वेबसाइट बनानी है और ये आपको उठाकर वेबसाइट दे देगा, ये डेटा साइंटिस्ट ने बनाई है। ठीक है। फॉर मी डेटा इज जस्ट टू प्ले विद सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, जिसमें हम लोगों को जो है वो एक इंटरप्रिटेशन बाद में करनी पड़ती है और हम बताते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छा, वैसे जैसे ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आई थिंक इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्योंकि आई थिंक डेटा साइंटिस्ट इट्स नॉट ओनली अबाउट कोडिंग, राइट? देखिए कोडिंग इसमें है, लेकिन कोडिंग आती है कि 10 to 20% कोडिंग, क्योंकि आपने जो भी प्रोसेस करना होता है, डाटा क्लीनिंग, डाटा मॉडलिंग, उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर को आपने बताना होता है कि यार ये काम करो। इवन तो कब सॉफ्टवेयर्स ऐसे आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इस तरह आ गई हैं कि यार जो नो कोड सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, नो कोड टूल्स कहा जाता है उनको, ओके। जिसमें आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बात की ना कि यार एक फोरकास्टिंग है वो, या अगर बैंकिंग सेक्टर में एक बैंकर है तो उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा एक डेटा साइंटिस्ट से। ठीक है, वही हमारी डोमेन वाली बात तो आती इट है मेक जैसे। सेंस कि यार उस बंदे के पास डोमेन नॉलेज बहुत है और वो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें सीख के वो फोरकास्टिंग कर सकता है। पर थिंग इज के डेटा साइंस की एप्लीकेशंस काफ़ी वाइड हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फोरकास्टिंग। आप ईमेल्स में जो स्पैम डिटेक्शन हो रही है, आपकी ईमेल्स आती है वो खुद ही से डिटेक्ट कर लेता है और फिर आपके स्पैम में फेंक देता जाके, तो वो भी डेटा साइंस एल्गोरिदम के ऊपर हो रहा है, स्पैम डिटेक्शन। सही। ठीक है, फिर आप हेल्थ केयर में चले जाएं, डेटा के थ्रू डिटेक्ट करना कि यार कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, उसमें भी आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ हो रहे हैं। ओके। ठीक है, सेम इस फिर ई कॉमर्स में चले जाएं आप, ई कॉमर्स हो गया आपका, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गए। ठीक है, तो डेटा साइंस जो है वो बहुत ही वाइड फील्ड है। ठीक है, ओके। अब अगर एक बैंकर जहाँ पे बैंक है तो वहाँ पे उनकी कोशिश होगी यार एक ऐसे बंदे को डेटा साइंटिस्ट बनाया जाए जिसका बैंकिंग का बैकग्राउंड हो। ठीक है, अगर इकोनॉमी की बात होगी तो वहाँ पे उनकी कोशिश होगी कि यार उसका बैकग्राउंड इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, फिर जाके डेटा साइंस के काम करें जाके। अच्छा, और अगर जैसे एज अ रिसर्चर तो क्या वो भी एक डेटा साइंटिस्ट से या एक डेटा साइंस की फील्ड से उसका फ़ायदा हो सकता है?
हाँ, बिल्कुल देखो, जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च भी 2 किस्म की होती है ना, एक क्वालिटेटिव और एक हुँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च। और हुँ, दोनों ही रिसर्च में आपको उसकी डेटा को रन करना पड़ता है, हुँ, हुँ। उसको मुख्तलिफ मेथड से, मुख्तलिफ मॉडल से और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए। तरीके से दोनों का इसमें काम मिल के ही होता है कि डेफ़िनेटली एक आपको रिसर्च और डेटा एक भी चाहिए होता है और आपको डोमेन नॉलेज भी। आई टोटली एग्री विद हसन के हुँ, डोमेन नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेटा इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ओके। डेटा की बेसिस पे आप सारे काम कर रहे होते हो। अच्छा, अब इसमें ना एक सवाल इसमें और ये मेरा सवाल आप दोनों से होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं, उसको ये डाटा कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? अच्छा, मैं पहले करता हूँ। हुँ, अच्छा, इलेक्शन कैंपेन्स में ना अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें या हुँ, वर्ल्ड में देखें तो डाटा को, सोशल मीडिया के डाटा को स्पेशली हुँ, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्शन कैंपेन्स के लिए। हुँ, सुना होगा आपने नाम कैम्ब्रिज एनालिटिका का, कैम्ब्रिज एनालिटिका अच्छा, स्कैंडल कुछ, उसमें आई थिंक 2012 में ओबामा के इलेक्शंस हुए थे, हुँ, हुँ, जिसमें या 2016 में फिर ट्रंप आया था। तो उसमें उस इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था लोगों के सोशल मीडिया डेटा सेट को देखने के लिए कि किन ग्रुप्स में, किन एरियाज़ में, किन डेमोग्राफिक्स में लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं, लोग क्या डिस्कस कर रहे ओके, हैं। हाँ, उसको देखते हुए, उस डाटा को यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी स्पीच जो हैं उस तरीके से उसको कंपोज किया हुँ, और उन सेंटिमेंट्स को जाके हिट करते थे जो उनको डाटा से उनकी फाइंडिंग्स उनको लगती थी। सॉरी, वो ओ डाटा के थ्रू अपनी स्पीचेस जो हैं मॉडिफाई करते थे और लोगों के सामने वो चीज़ें रखते थे जो उनके सेंटिमेंट को जाके डायरेक्टली हिट करती थी। कि जो डाटा आपके पास अवेलेबल है लोगों का, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो वो अपनी बातें कर रहे हैं, तो उससे आप मतलब आप उससे उनकी थॉट को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। क्या इसमें कोई एथिकल मतलब ग्राउंड नहीं होगा? नहीं देखो, एथिकल ग्राउंड जहाँ तक मुझे लगता है हुँ, कि उसमें एथिकल ग्राउंड तब नहीं होता ना, क्योंकि लोग तो फ्री विल की वजह से वो शेयर कर रहे होते हैं ना सारा कुछ, वो तो अपने ओके, ओपिनियन दे रहे होते हैं, आप उस एग्ज़ैक्टली। ओपिनियन को डेटा में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ट्वीट जाता है और आपका आता है और आपका आता है, हम तीनों के ओपिनियन अलग अलग हैं, तो हम तीनों का डेटा भी अलग अलग होगा। मैं उस हुँ, पर, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो मैं एक स्केल रन करता हूँ कि 1 2 3, लेट्स से मैं कह देता हूँ उस डेटा को, हुँ, तो 1 2 एंड 3 इज़ अ डिफरेंट डेटा सेट। तो वो हुँ, डिफरेंट डेटा सेट है, लेकिन ये फ्लो के ओपिनियन है ना, तो ओके, इसमें एथिक्स का तो मेरा नहीं ख्याल कोई रोल है। सेकेंडली, जब इलेक्शन कंपेन की बात कर रहे थे, जब हम उसको करते हैं, हमने यहाँ इपरी में एक स्टडी की जब हुँ, पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे, तो उससे 1 2 दिन पहले मैंने पर्सनली जो है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो हुँ, कंपेयर्स किए थे तीनों मेजर पार्टीज़ के। हुँ, अब वो मैंने आर के थ्रू किए, वही डेटा सॉफ्टवेयर जो था उसके हुँ, थ्रू किए, उनके मैनिफेस्टोज़ को उठाया, उनका डेटा को मैंने आर में डाला और वहाँ से मैंने एक टेक्सचुअल एनालिसिस किया, जिसकी बेस पर मुझे पता लगा कि आपके मैनिफेस्टो के, एक पार्टी के मैनिफेस्टो दूसरे पार्टी से कितने डिफरेंट हैं। ओके, तो हम लोग उसको उस तरह से करते हैं। इलेक्शन कैंपेन डेटा कैन इन्फ्लुएंस, पुट सम इन्फ्लुएंस ऑन, हुँ, सॉरी, डेटा आपका इम्पोर्टेंट होता है इलेक्शन कैंपेन्स के लिए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली वो जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं हुँ, कि वो डिफरेंट एंगल से उसको हर बंदा देखता है। जिस तरह ओके, मैंने अभी पार्टी के मैनिफेस्टोज देखे, अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू द स्टडी कि जी ये गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है वो कितने ज़्यादा पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ कर सकती है, हुँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक ग्रोथ कैसी थी, दैन फिर मैं उसका डाटा सेट लूँगा, उसको रिग्रेस ओके, करूँगा और फिर उसकी बेसिस पे मैं कहूँगा कि हाँ ये वाला अभी अभी का सिनेरियो है, और अब जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट की ये मैनिफेस्टो है जिसकी बेसिस पर ये पॉलिसीज़ जो हैं वो काम ओके, करेंगी। ओके, बट ओके, एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, बेस क्या थी उसकी, डाटा सेट, डेटा सेट, जिसकी वजह से मुझे पता लगा कि ये सारा कुछ ओके, होना चाहिए। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करें कि आपने हुँ, कहा था एथिक्स की बात की थी हुँ, ना, तो ये ना एक बड़ी ऑनगोइंग डिस्कशन है, अच्छा, क्योंकि टू अ सर्टेन लेवल आपके ना कुछ प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट हुए होते हैं हुँ, जहाँ पे आप खुद अलाउ करते हो कि यार आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो हुँ, आपसे पहले वो परमिशन लेता है कि यार आप अलाउ करना चाहते हैं अपना डाटा शेयर हुँ, करने के लिए, वहाँ पे हुँ, आप अलाउ करते हो। हुँ, लेकिन उसके बाद जो आप अलाउ करते हो उसको, डाटा को मैनिपुलेट ना किया जाए, ठीक है, उसकी एक प्राइवेसी गवर्नेंस, पॉलिसी उनकी प्राइवेसी होती हुँ, है पॉलिसी, उनकी उसकी होती एक गवर्नेंस, ये एक ऑनगोइंग डिस्कशन है। हुँ, और ऑन इसकी में काम ऑलरेडी किया जा रहा है कि यार इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से अप्रोच किया जाए इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि यार हुँ, लोगों की प्राइवेसी इन्वेड ना हो, हुँ, हुँ, ठीक है, और बेहतर तरीके से एक गवर्नेंस उसमें हो। अच्छा, क्योंकि आई थिंक जो यूट्यूब का एल्गोरिथम, फेसबुक का जो एल्गोरिथम, जितनी भी जो आपके डिजिटल एप्लीकेशंस हैं,
तो जो ये एल्गोरिथम पे चलते हैं, आई थिंक ये एल्गोरिथम की भी बेस वही होती, आई थिंक वही है डाटा, राइट? हाँ, वो तो एक ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर एक्सपीरियंस वाली चीज़ आ जाती है कि आप ही का डाटा को यूज़ करके वो आपको रेकमेंड कर रहा है कि यार आप, उसने देखा कि आपने ये चीज़ें पहले देखी हुई इस तरह की वीडियोस, तो उस हिसाब से उसने अंदाज़ा लगाया कि यार आपको इस जॉनरा की वीडियोस या इस जॉनरा की मूवीज़ जो है वो रेकमेंड कीजिए। ओके, सही सही। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ये, हम लोग अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। इसमें ना मुझे ये बताइए कि जो प्राइवेट सेक्टर है, हमने भी उस पर बात की कि वो इससे बहुत इससे उनको फ़ायदा हो रहा है, इससे जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कैसे जो है यही डाटा कैसे हमारे गवर्नमेंट के जो फैसले हैं उनको कैसे एक बेटर वे में इन्फ्लुएंस कर सकता है? अच्छा, उसमें एक तो ये चीज़ है कि जब आप डेटा को लेकर किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हो ना, तो आपको बेटर पता होता है कि मेरे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप उन रिजल्ट्स की बेस पर एक डिसीजन बनाते हो। आदर इसको ना भी शॉर्ट टर्म डिसीजन, अदर इसको ना भी लॉन्ग टर्म डिसीजन। ठीक है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई डू वांट टू मेंशन हियर इज कि आप जब भी कोई डेटा लेते हो तो यू नीड टू नो कि ये अथेंटिक है भी या नहीं है। बिकॉज आप इंटरनेट पे जाओ तो सब मिलियंस ऑफ डेटा सेट पड़े हुए हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा डेटा सेट हैं और बहुत कम ऐसे हैं जो अथेंटिक होते हैं। सो आपको अथेंटिसिटी जानना ज़रूरी है। जिस तरह हम अपनी फील्ड में लेते हैं, तो जिस तरह WDI है, वर्ल्ड डेवलपमेंट, हम मुझे पता है कि ये डेटा सेट अथेंटिक होगा। मैंने वहाँ से डेटा लिया या IMF की वेबसाइट से ले लिया या ADB की, किसी भी वेबसाइट से मैंने डेटा ले लिया। अब मैं जब उसको रन करूँगा ना, मुझे पता है कि मेरा सोर्स या मेरा बेस जो है मेरी, वो अथेंटिक है। उसकी बेसिस पर जो रिजल्ट्स निकलते हैं मेरे, मैं फिर क्या करता हूँ, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि मैं उन रिजल्ट्स की बेसिस पर प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, कि आने वाले फ्यूचर में 5 सालों में, 10 सालों में जितनी भी प्रोजेक्शन मुझे करनी होती है, मैं वो प्रोजेक्शन करता हूँ। उसकी बेसिस बताता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए जिसकी बेसिस पर हम इसको इतना इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो भी मैं उनको परसेंटेज की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में बताऊँगा कि अगर आप इस तरह करोगे तो आप इतना इम्प्रूव कर सकते हो। जब मैंने ये क्या किया था कि जब मैंने एक स्टडी की थी 2020 में कार्बन टैक्सेशन के ऊपर, और मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान जो है वो कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट करता है एंड इफ़ इट्स $8 तो क्या होगा, आपकी कार्बन एमिशंस जो हैं या GHG एमिशंस जो हैं वो इतने % रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, अब वो मैंने क्या किया, जब मैंने उसको $8 लिया तो मैंने साथ में वो डेटा सेट भी लिया, जिस तरह पाकिस्तान की GHG एमिशंस कितनी थी और क्या क्या इकॉनमी के फैक्टर थे, GDP हमारा उस टाइम जो भी था वो मैंने लिया। उसको रन करने के बाद मैंने प्रोजेक्शन की 2050 तक की। वो मैंने वैसे तो नहीं कर ली, डेटा था तो की ना। तो डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑफ द डिसीजन, इफ व्हाट डिसीजन यू आर मेकिंग एक्चुअली। तो आई थिंक इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी आ गई कि अब आपके पास डाटा अगर ऑथेंटिक होगा तो आपके पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी, और अगर डाटा आपके पास ऑथेंटिक नहीं है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी रॉन्ग होगी, मिसलीडिंग हो सकती है। मिसलीड हो सकता है। क्या उसमें कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि जो आपको ये बता सके कि जो ये डाटा है इसके सोर्स ठीक नहीं है, या ये डाटा जो है ये मिसलीडिंग है? कोई इस तरह का इसमें कुछ ऑप्शन होता है? देखिए, ये जो काम है ना, ये काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओके। ठीक है, कि आप उसको ट्रेन करो और डिटेक्ट करे कि यार कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है, किस इन्फॉर्मेशन के सोर्स जो है वो गलत है। ठीक है, और इसके भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जाती हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में ये काम काफ़ी हो रहा है। कि एक मैंने आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल ईमेल स्पैम डिटेक्शन की। ठीक है, एक ईमेल का सब्जेक्ट काफ़ी सेम है, उसका कंटेंट सेम है, उसकी उन्होंने ईमेल आईडी भी किसी तरह से काफ़ी सिमिलर बना दी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, फिर भी जो आपका AI एल्गोरिदम है उसको समहाउ डिटेक्ट कर लेता है। सही है। कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस। ठीक है, वो हुआ क्या होता है कि वो ऑलरेडी आपका एल्गोरिदम ऐसे बहुत बड़े डेटा सेट्स पे ट्रेंड हो चुका होता है, जिसमें उसको पता चल जाता है यार कौन सी चीज़ें मिसलीडिंग हैं, कौन सी स्पैम है। तो बेसिकली AI मॉडल्स को आप ट्रेन करके इन चीज़ों को कैटर कर सकते हैं। दूसरी जो आपने बात की ना कि डाटा को हमारी गवर्नमेंट लेवल पे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मेरा इस पे ये मेरी थिंकिंग इस पे ये है कि हमें ना सबसे पहले ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। कि हमारे पास तो पहली बार डाटा है ही नहीं। ओके। एक अगर हमारे पास कमरा भरा हुआ है फाइलों से, ठीक है, तो वो डाटा नहीं है। वो डाटा नहीं है। ठीक है, उसको हम डिजिटली
प्रोसेस नहीं कर सकते। मतलब कि डाटा वही है जो आपके पास डेटा रिप्रेजेंट हो। आपने अगर डेटा साइंस में या आपने एआई प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं आपने, हम्म तो आपके पास सारा का सारा डेटा को डिजिटलाइज करना ज़रूरी है। हम्म अभी भी कितने हॉस्पिटल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट की अगर हम जाएं हम्म तो हमें फाइल्स नज़र आती हैं, पेपर्स पे काम हो रहा होता है। ऐसे ही है। ठीक है, अगर हमारे पास डाटा है ही नहीं तो हम उसको कैसे यूज़ करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, फिर उसके बेस पे पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे। हाँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईएस्ट पेड आईटी में लोग होते हैं वो होते हैं डेटा आर्किटेक्ट्स। उनका काम होता है आर्किटेक्चर बनाना, बताते हैं कि यार हमारा डाटा कहाँ से आएगा, कहाँ पे स्टोर होगा, किस डेटाबेस से आएगा। ठीक है, जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, आर्किटेक्चर ही नहीं होगा, तो हम ये बात कैसे करेंगे कि हम एआई इम्प्लीमेंट करेंगे, हम मशीन लर्निंग मॉडल्स इम्प्लीमेंट करेंगे। पहली तो बात, हम डिजिटलाइजेशन कैसे करेंगे, हमें ये बात पहले करनी तो चाहिए। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की कि पहले तो हमें बेसिक करना होगा कि पहले हम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसके बाद ही जो है ना फिर हम बात करेंगे इस पे कोई स्टेप लेने की। अच्छा, इस पे अभी जो आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो कोर्ट थी उन्होंने भी एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ केसेस को हल किया था। तो मतलब क्या आपको ये लगता है कि चलें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में या हमारी गवर्नमेंट लेवल पे कहीं ना कहीं इस पे कुछ काम किया जा रहा है, मतलब कुछ इस पे स्ट्रगल हो रही है, मेहनत हो रही है, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है? मैं इस पे बिल्कुल श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जैसे एफपीआर हो गई। ठीक है, ये एक बहुत ऐसा इदारा है जो सोल उस पर रिलाई कर रहा होता है डाटा पे। ठीक है, तो अगर इसके प्रॉपर डाटा की रेगुलेशंस नहीं होंगी, प्रॉपर वर्क फ्लोज नहीं होंगे, तो ये ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ये इदारे ऐसे हैं जो केपेबल हैं कि ये एआई टेक्नोलॉजीज़, मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूटिलाइज कर सकें और जो भी इनको प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके कोई सोल्यूशन डिज़ाइन करें। ओके ओके, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, एआई मॉडल का तो डेफिनेटली मैं कुछ फॉर श्योर नहीं कह सकता, लेकिन डिजिटलाइजेशन की जहाँ तक बात है, आई थिंक कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है डिजिटलाइजेशन में। लाइक इफ़ आई गो 10 years बैक, जिस तरह वो हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे, तो मैं खुद कभी कई हॉस्पिटल्स में गया और देखा कि वहाँ पर आई वाज डूइंग स्टडी ऑन हेल्थ इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पर लोग ये काम करते हैं। बट अगर अभी मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ और मैं देखता हूँ तो हर बंदे के पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इवन डॉक्टर्स के पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो उस पर डाटा एंटर कर रहा है और वो सारे का सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपकी डिजिटलाइज हो रही है। सो आई थिंक कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ तो हम जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आवर ओन स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ जो दुनिया की एक रेस में हम भाग रहे हैं या हमारी नीड है, बट हम उस साइड पे जा रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। सो आई थिंक और जाना भी पड़ेगा क्योंकि हमारे पास के बगैर कोई एग्जैक्टली ऑप्शन जाना भी नहीं है। पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अभी। यस, वरना फिर ये हुआ कि शायद फिर हम लोग कुछ सालों बाद जो है ना पाकिस्तान को लोग सिर्फ ये देखने के लिए आ रहे हो कि पाकिस्तान के कैसे लोग आज से 20 साल पहले पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल किया करते थे। माइट बी माइट भी शायद एक नई टूरिज्म अपॉर्चुनिटी आ जाए पाकिस्तान को अगले 100 साल में, अगर हम लोग ऐसी बैकवर्ड रहे तो। नहीं, इट इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल कि अगर आप टेक्सला जाओ ना, तो टेक्सला के आप वो म्यूजियम है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाओ तो आप देखोगे कि वहाँ पर शीशों में उन्होंने वो जिस तरह बंद किया हुआ है और पड़ा हुआ है कि ये जो अखबार या वो खजूर का पत्ता पड़ा हुआ है और उसके ऊपर पड़ा हुआ है कि पेन और इंक पड़ी हुई है और वो क्या उसको बोलते हैं, कबूतर के पार पे जन के वो विंग्स पड़े हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि इनसे वो लिखा करते थे। थिंग्स बिकम एंशिएंट, ठीक है, doesn't mean कि you're gonna forget that thing, but also doesn't mean कि you're not gonna adopt a new thing. You need to adopt a new thing. जो भी हमारा पास्ट है वो है, लेकिन हमें जो अभी जो मॉडर्न डे की जो है रिक्वायरमेंट Definitely हमें उसको वो भी करनी चाहिए, हमें पूरी उसको करनी फुलफिल चाहिए। करना That's I पड़ेगा। think the only way to get on the progress track, I guess. यस डन। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है ना आप लोगों ने किया पॉडकास्ट किया थैंक यू फॉर और हैविंग अस। मेरे Thank you साथ, for having और us. बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी मज़ा आया होगा और उनके लिए भी कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन कुछ उनको से मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।